धर्मेंद्र प्रधान साहब के खिलाफ उनका इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन कोई उचित नहीं है। अब समय आ गया है कि बोला जाए, क्योंकि इन लोगों को भी जनता का प्यार है, तो ये अपना डायरेक्शन ठीक करें। ईवीएम का मुद्दा टॉप पे रखे, अभी इनके ऊपर लाठीचार्ज होगा और इनको भगा दिया जाएगा वहां से। ये मेरा मानना है, करके देखें, अपने दिमाग का प्रयोग करें, ईवीएम का आंदोलन बनाएं, इसे वो असली आंदोलन है और ईवीएम का डिक्लेयर करते ही 5 मिनट में इन्हें हटा दिया जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। नीट इशू है, बहुत बड़ा इशू है, लेकिन समाधान प्रधान नहीं है, समाधान मोदी जी का इस्तीफा भी नहीं है, समाधान विपक्ष और देश की जनता के पास वो एक वोट का अधिकार जिसकी वजह से प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स का कान पकड़ के जनता उतार सकती है इलेक्शन के माध्यम से, वो अधिकार दिलाना असली इशू है। बहुत दिन से इस आंदोलन को देख रहे हैं और मैंने तो आपको पता है, अभी भी मेरा पूरा सहयोग है। कोई डिफिकल्टी परेशानी है, आमतौर पे जंतर मंतर पे परेशानी आती है, लेकिन इन लोगों को शायद कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं आई जो मुझ तक आने की जरूरत पड़े। हम लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर रितु का आंदोलन हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, या कितने भी आंदोलन हुए, पुलिस का आंदोलन हो, आमतौर पे लोग मुझे फोन करते हैं, पुलिस जब भी तंग करती है, लेकिन इन लोगों को शायद ये इन्होंने दिल्ली पुलिस को आई लव यू बोला है, इसलिए शायद इनको तंग नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, कुछ भी जो भी वजह है, इन लोगों को ईवीएम की तरफ आना चाहिए, वरना ये पूरी तरीके से समय की बर्बादी है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा करवाना होगा मोदी जी को या उनको हटाना होगा, तो उसकी वजह ये आंदोलन कभी नहीं हो सकती, उसकी वजह कोई और होगी। अगर वो कोई नया ड्रामा रचना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, जैसे 45 मिनट रुक के उन्होंने बड़ा मैं आपको हमदर्द बता दिया नीट वालों का, और ये भूल गए कि ये एग्जाम जो है उसमें क्या धांधली हुई थी, वो भूल ही गए सारे। 45 मिनट में सब उनके जितने भी गलतियां थी वो धो दी। और इस बार क्या पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, ये भी वक्त आने पे पता लग जाएगा लोगों को। इस बार सिर्फ रिपोर्ट नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो बुनियादी बात यह है कि जो आइडियोलॉजी है कि हमें लूट करनी है, पैसे बनाने किसी भी जगह से और शिक्षा को खत्म करना है, उसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान साहब के खिलाफ उनका इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन कोई उचित नहीं है। अब समय आ गया है कि बोला जाए, क्योंकि इन लोगों को भी जनता का प्यार है, तो ये अपना डायरेक्शन ठीक करें। ईवीएम का मुद्दा टॉप पे रखे, अभी इनके ऊपर लाठीचार्ज होगा और इनको भगा दिया जाएगा वहां से। ये मेरा मानना है, करके देखें। दहशतगर्द बता रहे हैं शिक्षा मंत्री की, दहशतगर्दों की बी टीम है जो बैठी हुई है जनता, और उनको बैठे रहने दे रहे हैं। हटाने में कितनी देर लगती है? 700 किसान मरे थे, याद है ना आपको? अभी कितने लोग, हजारों लोग जेल में गए थे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, पूरे देश में कितने लोग मरे थे। तो अगर उनकी नजर में ये दहशतगर्द हैं, तो इनको हटा क्यों नहीं रहे, इनको मौका क्यों दे रहे हैं? ये अब शक की बुनियाद जो है बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जो बच्चे हैं, जो नजर आने वाले बच्चे नहीं, जो सच में दिल से जा रहे हैं, उनको भी वो सब लोग समझदार हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करें, ईवीएम का आंदोलन बनाएं, इसे वो असली आंदोलन है और ईवीएम का डिक्लेयर करते ही 5 मिनट में इन्हें हटा दिया जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। नहीं, लेकिन हम लोग आएंगे और इनको बचाएंगे। मोदी जी ने वाहवाही लूट ही ली ना एयरपोर्ट पे, पता नहीं कि, क्योंकि प्रधानमंत्री का जहाज कोई ऐसा नहीं होता ना, जैसे हम लोग जहाज में ट्रेवल करते थे टाइम से ही होता है, तो वो चाहते तो थोड़ा 45 मिनट जहां से वो आ रहे थे वहां से भी बाद में आ सकते थे, लेकिन वो जो एक वो करना होता ड्रामा, वो कैसे करते? तो 45 मिनट आए और रुक गए। ये मोदी जी ने तो बता दिया कि मैं नीट के एग्जाम करने वालों जो देते हैं बच्चे, उनका सबसे बड़ा हितैषी हूं, क्योंकि मैंने 45 मिनट वेट कर ली। तो मोदी जी से बड़ा हितैषी तो अब कोई नीट वालों का हो नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात यह कि नीट इशू है, बहुत बड़ा इशू है, लेकिन समाधान प्रधान नहीं है, समाधान मोदी जी का इस्तीफा भी नहीं है, समाधान विपक्ष और देश की जनता के पास वो एक वोट का अधिकार
जिसकी वजह से प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स का कान पकड़ के जनता उतार सकती है इलेक्शन के माध्यम से। वो अधिकार दिलाना असली इशू है। देखिए, मुझे आप एक डॉक्यूमेंट ऐसा बता दीजिए जिसमें पूरी जांच ना होती हो। राशन कार्ड पे जांच नहीं होती, वोटर आईडी कार्ड बनता है, वोटर लिस्ट में नाम आता है तो पूरी जांच नहीं होती। चाहे कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे जांच नहीं होती है? कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है ही नहीं। हमें बुनियादी बात समझनी पड़ेगी। पासपोर्ट में कोई एक्स्ट्रा जांच थोड़ी होती है, वो भी वही अधिकारी करते हैं, पुलिस वाले ही करते हैं ना। जैसे पुलिस वाले अधिकारी हैं, वैसे जो सेंसस वाले अधिकारी होते हैं जो सिटीजनशिप का रजिस्टर बनाते हैं, वैसे ही ये जो ईआरओज होते हैं, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स, वैसे ही वो अधिकारी होते हैं। वो भी तो सरकारी अधिकारी हैं, उनके पास भी तो पुलिस के बराबर पावर है। वो भी अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे सबूत जुटाते हैं, जब भी तो किसी का नाम वोटर लिस्ट में आता है। ये मुद्दे नहीं है। अब मुझे डर इसी बात का है कि ये सब जो है डाइवर्ट करने की बात है। आरएसएस और बीजेपी कोई काम ठीक कर ही नहीं सकती ना। बुनियादी बात यह है कि उन्हें भटकाए रखना है, ईवीएम से दूर रखना है सबको बस। तो अब ये सारे विपक्ष के लोग पीछे पड़ जाएंगे मुसलमानों को बचाने के लिए कि उनकी नागरिकता जा रही है। और जाति नागरिकता मुसलमानों से ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, महिलाओं की। ये हर जगह का एग्जाम्पल है। लेकिन ये सारे विपक्ष के लोग अपने स्लीपर सेल्स के कहने में आके मुसलमानों को बचाने के लिए जुट जाएंगे, और मुद्दा वो है ही नहीं। अच्छी सरकार आ जाएगी, वो अपने आप ठीक कर लेगी। एक ही दिन लगेगा ना पुरानी वोटर लिस्ट को रिवाइव करने में। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो करना है, कितनी देर लगेगी? मेरे ख्याल से फाइल बना के 5-7 मिनट टाइप करने में लगेंगे और साइन करने में हो जाएगा ना 1 मिनट में काम। ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है। लेकिन वो 10 मिनट आने का क्या रास्ता है? ये भ्रष्ट सरकार, ये बेईमान सरकार, ये भारत के संविधान को तोड़ने वाली सरकार हटेगी कैसे? ये मुद्दा है। ओवैसी साहब तो मेरा सॉल्यूशन बता रहे, कह रहे बीजेपी की सदस्यता ले लो, वही एक प्रमाण पत्र बचा है। वैसे ओवैसी साहब ने तो ले ही रखी है, आरएसएस की वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। उनका समय आ रहा है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आ जाएगा। तो वो सारी सदस्यता उनकी आरएसएस की जो छदम रूप से ले रखी है वो उनके सामने आ जाएगी। ऐसे 85 एग्जाम्पल मेरे सामने हैं जिन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, आरएसएस की सदस्यता ली थी। वो लोग आतंकवाद के मुकदमों में जेलों में है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। जो फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ईवीएम का है, लेकिन ईवीएम से चोरी होती है, उसको छुपाने के लिए क्या है? मुसलमानों की नफरत। वो एक बहाना है। तो उसको जब उन्हें, अभी एक हमारे अदीब साहब हैं, वो एक विद्वान व्यक्ति हैं बहुत बड़े, मुझे ये नहीं समझ में आता अगर वो नेता नहीं होते तो क्या होते। एक बहुत गहराई का विषय है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, रो रहे हैं क्या होगा मेरे कौम का, मुसलमानों का क्या होगा, रो रहे हैं। पूरा अपना जो खैनी खाते हैं, क्या खाते हैं, पान पराग वगैरह जो खा के, और बीमार है बहुत ज्यादा। खैनी खाते रहेंगे और बीमार रहेंगे, जो भी खाते हैं वो। पान मसाला तो सबसे बड़ा जहर है, वो बंद कर दे तो वो बीमार नहीं रहेंगे। मैं तो उन्हें फ्री में सलाह दे रहा हूं। ये सब लोग आरएसएस के इशारे पर, उनके प्लानिंग से इस देश को वो बहाने देते हैं कि बीजेपी जो हिंदू मुसलमान करके जीत गई। ये वो लोग हैं। ओवैसी साहब भी वही हैं, ये भी वही हैं, और ये देश की जनता को बुज़दिल बनाते हैं, रोते हैं कि हम लोग मजलूम हैं। कोई मजलूम नहीं है, देश की जनता है, हम लोग मालिक हैं। देश की जनता देश की मालिक होती है संविधान के अनुरूप। तो मालिक किसी से डरते वरते नहीं। तो यार खरगे जी लगातार आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को पूछ रहे हैं, आपने आरएसएस की बात की आपने, और दिखा नहीं रहे। आप भी हंसाने वाली बातें करते हो, गृह मंत्री को दिखा नहीं रहे हो। ये सब जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के पास पहले क्या कोई रजिस्टर्ड बॉडी थी? वो 1925 से बनी थी, आज तक क्या कोई रजिस्टर्ड बॉडी थी? क्या उन्होंने आज ही विड्रॉ कर ली? ये तो अंग्रेजों के टाइम से अनरजिस्टर्ड बॉडी थी, कांग्रेस के टाइम में भी थी, बीच में जनता पार्टी की भी सरकार आ गई, तब भी अनरजिस्टर्ड थी, बीच में और भी सरकारें आ गई है, तो हमेशा से अनरजिस्टर्ड रही है। ये अनरजिस्टर्ड है। इसकी आइडियोलॉजी एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करनी है, उसके दर्जनों एग्जाम्पल आपके सामने है। एब्स्टीनिज्म है एक चीज, जायनिज्म और एब्स्टीनिज्म। एब्स्टीनिज्म मेरे ख्याल से समझते ही है जनता, तो आरएसएस और एब्स्टीनिज्म में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। वो जायनिस्ट इजराइल से है, भारत में आरएसएस एब्स्टीन का एक दूसरा रूप। भारत में वो हर काम
आरएसएस के कितने लोग बच्चे और बच्चियों के साथ क्या क्या करते हैं, अभी रोज पकड़े जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं ना सब। तो ये वो मानसिकता है जो व्यभिचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो भारत से नफरत करती है, अंबेडकर साहब से नफरत करती है, अंबेडकर साहब के संविधान से नफरत करती है। इसको रजिस्टर्ड करा के भी क्या फायदा होगा? रजिस्टर्ड कराना कोई जरूरी थोड़ी ना है, ये मामला कोर्ट में भी गया था पहले। जरूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने एक कार्रवाई करके दिखा दो, आप अपने घर के बाहर एक भंडारा लगा के दिखा दो, ठीक है, पुलिस आपके पास आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी, सब काम करके सब आपके पास आ जाएंगे। ये अनरजिस्टर्ड बॉडी को इतनी प्रायोरिटी हर जगह, आरएसएस की आज देश में कितनी प्रॉपर्टीज है, ये तो अब यहाँ झंडे वाला के नाम पे नहीं है ना जरूरी, जो तो आंशिक संगठन है उनके नाम पर है, तो यूज तो कोई भी कर सकता है। तो प्रिंसिपल है नहीं और आंशिक संगठन है, जिसका बेस है नहीं, बेस हवा में और संगठन जो है उनके आंशिक, ये वो रजिस्टर्ड है और पिताजी है नहीं और जो बच्चे हैं वो हैं, ये कैसे कैसे क्या मतलब है? नहीं आरएसएस का हेडक्वार्टर वो केशव कुछ नाम है ना उसका। जी जी जी। केशव किसका नाम था? अग्रवाल। बात ये नहीं है, बात क्या है, बात समझिए आप, वहीं से आ रहा घुमा फिरा के वहीं देखा, जिसकी बुनियाद नहीं है भाई, प्रिंसिपल से ही तो सब्सिडरी कंपनीज आती हैं, प्रिंसिपल की रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी सबकी है। तो भारत के संविधान की कोई वैल्यू नहीं है और बाकी सब चीजों की वैल्यू, ऐसा होता है? भारत के संविधान के अंतर्गत जो संस्थान बने उनकी वैल्यू है और भारत के संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। क्या मजाक है क्या इतना बड़ा? तो ये वैसे हम लोगों का काम आसान ही हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड रहेगी तो जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो ज्यादातर अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। तो जब अंबेडकरवादी सरकारें आएंगी तो उनका काम थोड़ा आसान कर दिया इन्हें, हमें इनको बैन करने में और इनको जेल में भेजने में ज्यादा आसानी रहेगी। पैसे ले लेंगे ना इनसे, जो आज जो इनको जो सेवाएं प्राप्त हो रही है, ये ऐसा होता है जब कोई जेल जाता है ना, और इनके तो कार्यकर्ता लाखों लाखों हैं, ये सब जेल जाएंगे, वहां चक्कियां पीसेंगे, उससे इनकम होती है, जितने पैसे खर्च हो रहे हैं इन पे सब वापस ले लिए जाएंगे, चिंता मत करो।